दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका कॉमिक स्टार चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की दूसरी कॉमिक्स सर्वदमन द्वितीय खंड। प्रस्तावना है मुर्दों का मसीहा इरी की गुफा। उनके आगमन से पाप आत्माओं की शक्तियाँ बढ़ रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा महागुरु, अनर्थ। अब तक पृथ्वी पर मानवों की सद ऊर्जा को सोख कर पूरी पृथ्वी पर सुरक्षा कवच बनाने वाली कटाह धूमिल पड़ रही है। कटाह से निकलने वाली ऊर्जा ही मृत्युलोक और नरक के मध्य पाप क्षेत्र में झूल रही उन पापात्माओं को रोकने का कार्य करती है, जो कि पृथ्वी को भी पाप क्षेत्र बनाना चाहती है। यह धमाका कैसा? कोई महापाप आत्मा मृत्युलोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। संभव नहीं है महागुरु। मृत्युलोक के गार्डियन जेकेब के रहते संभव नहीं। मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, इसे पहली और आखिरी चेतावनी समझना। जहाँ से आया है वहीं वापस लौट जा। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ क्षुत प्रेत्र की तेरी मूर्खता पर हंसूं या तुझ पर तरस खाऊं। सधम तो खुद पाप का अवतार है। भला मृत्युलोक का अदना से प्रेत क्या बिगाड़ लेगा मेरा। यह अदना सा प्रेत भले ही तेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, पर यह क्रॉस तुझे सुधार जरूर देगा। इस क्रॉस में बड़ी से बड़ी पाप शक्ति को भी खुद में खींचकर नष्ट करने की क्षमता है। देखना है कि तू और तेरी पाप शक्तियाँ कितने सेकंड टिकती है इसके आगे। इसे मामूली प्रेत समझकर गलती कर दी मैंने। कोई साधारण प्रेत सत्य ऊर्जा से निर्मित इस क्रॉस को धारण नहीं कर सकता। उफ, यह क्रॉस तो मुझे जलाए दे रहा है। अगर इसे खुद से अलग नहीं किया तो वाकई चंद पलों में ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। पर खुद को अलग करूं कैसे? अभी तक सूर्य के प्रचंड ताप अग्नि वाली सतह से ही बड़ी मुश्किल से छूटा था मैं, जहाँ इस त्रिमुंड समेत नागराज, ध्रुव और उनके साथियों ने मुझे धोखे से पहुंचा दिया था। सूर्य की सतह तो मेरे अस्तित्व का सर्वनाश ही कर देती, पर भला हो इस त्रिमुंड का जिसने मेरे चारों ओर पाप कवच बनाकर सूर्य की विनाशकारी किरणों को मुझ तक पहुंचने से रोक दिया। यदि यह त्रिमुंड स्वयं महादेव के सर्वश्रेष्ठ 3 गणों की सम्मिलित पाप शक्ति का धारक नहीं होता तो सूर्य का तेज इसे भी नष्ट कर देता। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा ने मुझे सूर्य के तेज से तो सुरक्षित कर दिया, परंतु इसमें इतनी पाप शक्ति नहीं थी कि मुझे वहां से निकालकर पृथ्वी तक पहुंचा सके। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त हो जानी थी। उसके बाद मेरा विनाश निश्चित था। पल प्रति पल अपनी और बढ़ती मौत की प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने सूर्य की सतह पर यह आयाम द्वार खोला। हे शैतान, मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा। यह आयाम द्वार तो मृत्युलोक की ओर खुल रहा है। जाने कौन था वो अज्ञात मददगार जिसने मुझे सूर्य की सतह से बचाया। पर अब सवाल यह है कि मैं खुद को इस प्रेत से कैसे बचाऊं। एक रास्ता है। बंद होते आयाम द्वार के पार सूर्य की सतह मृत्युलोक में प्रवेश करने पर त्रिमुंड की शक्ति इतनी तो बढ़ ही चुकी है कि इस बंद होते आयाम द्वार से सूर्य की प्रचंड ज्वाला शक्ति को खींचकर इस प्रेत पर प्रक्षेपित कर सके। पवित्र क्रॉस के होते कोई भी पाप शक्ति का वार मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर इसके वार से निकली लपेटें कैसे जला रही है मुझे, क्योंकि यह पाप शक्ति का वार नहीं है। त्रिमुंड ने सिर्फ सूर्य की अग्नि तुझ पर प्रक्षेपित की है। हा, मुक्त हो गया मैं तेरे क्रॉस की शक्ति से, पर तू इन लपटों से तभी मुक्त हो पाएगा जब ये तेरा प्रेत अस्तित्व पूरी तरह नष्ट कर चुकी होगी।
जैकब के कंठ से उबलती चीखें किसी के हृदय को चीरती चली जा रही थी। मेरे प्रेत अंकल मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। ठहरो बेबी, सदम खुद पाप का अवतार है। उसकी पाप शक्तियाँ का सामना तुम नहीं कर सकती। अपने प्रेत अंकल को यूं तड़पते हुए भी नहीं देख सकती मैं। और फिर आपने मुझे अपनी समस्त तंत्र शक्तियों का ज्ञान दिया है इरी बाबा, मैं इस सदम का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरा कहा मान मेरी बच्ची, तू तो क्या इस मुसीबत का मुकाबला कोई भी जिंदा इंसान नहीं कर सकता। इसे सिर्फ मुर्दों का मसीहा ही रोक सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते इरी, तुम्हें पता है कि वो आत्मा शापित है। अगर मुर्दा दोबारा जिंदा हुआ तो कहर बरपेगा दुनिया पर। दुनिया पर कहर तो बरप ही रहा है महागुरु। अब इसे रोकना है तो उस शापित लाश को वर्षों बाद दोबारा जिंदा करना ही होगा। सदम को सिर्फ यह शापित मुर्दा ही रोक सकता है। मुझे करना ही होगा महागुरु। मुर्दे की प्रलयंकारी आत्मा इसी मश्क के में कैद की थी मैंने, ताकि मुर्दा कभी मौत ना फैला सके। मगर यदि आज इस मुर्दे को आज़ाद नहीं किया तो पाप शक्तियाँ इंसानों की दुनिया में मौत का तांडव खेलेगी। नहीं इरी, रुक। उफ। क्रो 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 व्हेन द नाइट इज डार्क एंड स्कैरी। उफ, यह मनुष्य क्रो संगीत ऐसा लगता है जैसे दिमाग के भीतर बज रहा है। क्रो क्रो क्रो, डू नॉट फियर, वाइप योर टीयर्स। यह मनुष्य शापित संगीत दिमाग के भीतर ही बजाता है बेबी। यह संकेत है कि वर्षों बाद कब्र फाड़ कर आ रहा है। क्रो क्रो क्रो, हियर्स कम्स पापा फेरी, मुर्दों का मसीहा। भड़ाम। दोस्तों, तो हमें दिखाया जाता है कि एंथोनी की एंट्री भी हो गई थी। एंथोनी राज कॉमिक्स का एक सुपर हीरो ही है। अब दोस्तों, हमने जो पुरानी कॉमिक्स पढ़ी थी, तो जो पिछले एपिसोड सर्वयुगम में आपने देखा, उसका पूर्व सार पढ़ लेते हैं। पाषाण राक्षसों के रूप में धरती के प्रत्येक युग में मानवता पर मंडराता है भयानक खतरा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के सभी महानायकों का एक रहस्यमय महाशक्ति युगम ने कर लिया है हरण, और उन्हें बांट दिया है दो दलों में। एक दल में है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के महानायक, और दूसरे दल में है कलयुग के महानायक। दोनों दलों के महायुद्धों के बीच होगी अनूठी प्रतिस्पर्धाएं, और जो भी दल जीतेगा उसका ही युग ब्रह्मांड में अस्तित्व में रहेगा। दूसरे दल का युग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सर्वनायक प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ चयन प्रतियोगिताओं से, जिसमें आमने सामने का नाग सम्राट नागराज और महाबली भोकाल। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स युगांधर आधार खंड सर्वयुगम प्रथम खंड में। अब आगे पढ़े। संजय गुप्ता। दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये युगांधर कॉमिक्स पहले कैसे आ गई, जबकि युगांधर कॉमिक्स तो इसकी 11वीं कॉमिक्स है, पर हो सकता है पहले होगी, पर मैं अपलोड कर दूंगा मेरी चैनल पे। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं सर्वनायक, प्रथम अध्याय आरंभ, प्रथम पराजय। राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। सर्वदमन द्वितीय खंड। नागराज ने भोकाल को सप्त सूर्य पर पहली पटकनी दे दी है। हुर्रे! पता था कि खाता नाग सम्राट नागराज ही खोलेंगे। पटकनी के वेग से सप्त सूर्य बाकी 6 सूर्य की परिधि के निकट आ रहा है। वाह नागराज, क्या जबरदस्त रेसलिंग मूव था। प्रतिद्वंदी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लगता नहीं कि नागराज के आगे भोकाल अधिक देर टिक पाएगा। पहला दाव नागराज के नाम रहा। चिंतित न हो अश्वश्रेष्ठ, एक दाव में मिली पराजय का अर्थ यह नहीं कि हम युद्ध में पराजित हो गए। योद्धा सही कह रहा है। महाबली भोकाल को पराजित करना इतना सरल नहीं है। जबरदस्त शक्ति का स्वामी है नागराज। इसे कितनी मुश्किल से एक बार पटका है, बस मैं ही जानता हूँ। भोकाल से अधिक सधे हुए प्रतिद्वंदी से आज तक मेरा सामना नहीं हुआ है।
इसे दोबारा पटकनी दे पाना आसान नहीं है। इसकी जकड़ से बचकर रहना होगा मुझे, अन्यथा परिणाम पूर्व की भांति ही होगा। इसमें गजब की फुर्ती है और गजब की शक्ति भी, धाड़। इससे पूर्व कि इसे संभलने का अवसर मिले, इसे पटकनी देनी होगी। भड़ाक। और यह किया महाबली भोकाल ने हिसाब बराबर। हुर्रे! युगम धरित्री अशयः। अभी तो खेल में आनंद आना शुरू हुआ है। देखना है कि अगला दाव किसका चलता है। उफ, एक्साइटमेंट बढ़ती जा ही रही है। मेरा कार्डियो एनालिसिस डिवाइस भी पेस मेकर की बीट रेट एग्रीवेटेड शो कर रहा है। इंसानी भाषा में इसका मतलब मैं एक्साइटेड हूँ। गुड। तुम किस चिंता में डूबे हुए हो ध्रुव? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि इस टॉस मैच का रिजल्ट किसके हक में होगा। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, यकीनन हमारा नागराज ही जीतेगा। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे नागराज को यह राउंड जीतने से रोकना होगा। तुम बाकियों की तरह इस द्वंद्व को लेकर खास उत्साहित प्रतीत नहीं हो रहे हो। उत्साह का प्रदर्शन सदैव वानरों की भांति उछल कूद करके किया जाए, यह आवश्यक नहीं है। वैसे भी मैं द्वंद्व के परिणाम को लेकर उत्साहित नहीं अपितु चिंतित हूँ। क्या तुम्हें महाबली भोकाल के पराजित हो जाने का भय है? नहीं, मुझे भोकाल की विजय हो जाने का भय है। जय बाबा गोरखनाथ, जय महागुरु भोकाल। भड़ाक भड़ाक। दोनों महानायकों की शौर्य की प्रशंसा किए बिना न रह सकी काल मूर्तियाँ। वाकई ये दोनों महानायक सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु देखना यह है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। हार मान लो महाबली, इसे जल्दी खत्म कर दें। समाप्त तो यह द्वंद्व अवश्य होगा नाग सम्राट, परंतु तुम्हारी पराजय के पश्चात। भड़ाक भड़ाक। पिछले कई घंटों से दोनों इसी प्रकार लड़ रहे हैं। न कोई जीतता प्रतीत हो रहा है, न कोई हारता हुआ। लगता नहीं कि इस द्वंद्व का कोई परिणाम निकलेगा। दोनों ही योद्धा एक समान शक्तिशाली हैं, पर अगर परिणाम नहीं निकला तो प्रथम चयन का अधिकार किसे और कैसे दिया जाएगा। परिणाम निकलेगा शक्ति और हमारे हक में ही निकलेगा। देखो, नागराज ने भोकाल को फिर से अपनी जकड़ में ले लिया है। बस ये आखिरी स्लैम और टॉस हम जीत जाएंगे। मुझे नागराज को जीतने से रोकना होगा, पर कैसे? एक ही तरीका है, शायद काम कर जाए। नागराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ध्रुव? अरे यह नागराज को क्या हुआ है? रुक क्यों गया? मेरी आवाज़ सुनो नागराज। आधे क्षण के लिए भंग हुआ नागराज का ध्यान उसे काफ़ी महंगा पड़ने वाला था। भोकाल की विजयश्री निश्चित है अब। नहीं, भोकाल का यह द्वंद्व जीतना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। समय और भोकाल दोनों ही अपने दांव चल चुके थे। कड़ाम। भोकाल के उस निर्णायक प्रहार के वेग ने अपनी परिधि से हटे सप्त सूर्य को वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया। उठो नाग सम्राट, द्वंद्व समाप्त हुआ। पहली जीत मुबारक हो महाबली। जीत वही होती है जो प्रतिद्वंदी को परास्त कर अर्जित की जाए। भाग्यवश प्राप्त हुई जीत सही अर्थों में जीत नहीं होती। इस द्वंद्व के मध्य तुम ठिठक कर रुक क्यों गए थे नाग सम्राट? तुम्हें भ्रम हुआ होगा महाबली। मैंने द्वंद्व में अपना संपूर्ण बल व एकाग्रता लगाई थी। यकीनन आप दोनों महानायकों ने अपना संपूर्ण बल इस द्वंद्व में लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप सप्त सूर्य पुनः अपनी पराधि में स्थापित हो चुका है। अब आपके पूर्ण कालरण लौटने का समय आ चुका है। यह सब ध्रुव का किया गया है। मैंने देखा था कि इस द्वंद्व के दौरान नागराज को मानसिक संदेश भेजा था। चुप क्यों हो ध्रुव? जवाब दो, क्या डोगा सही कह रहा है? यह सच है, मैंने ही मानसिक संदेश से नागराज का ध्यान भटकाया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया ध्रुव? ताकि नागराज टॉस में हार जाए। तुमने अपने ही दल को गणनायक को पराजित करा दिया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। एक मिनट दोस्तों, अगर ध्रुव ने ऐसा किया तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं तिरंगा से सहमत हूँ ध्रुव, अकारण ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर हम वो कारण जानना चाहेंगे।
पहली प्रतियोगिता खत्म होते ही आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने कथ्य का तात्पर्य समझाने का कष्ट करें शुक्र शिष्य। आप नहीं चाहते थे कि हमारा गणनायक भोकाल यह द्वंद जीते, सही समझे, और शुक्राल को किसी को भी कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है शुक्राल। यदि हमारे दल का सदस्य हमारे गणनायक के हारने की कामना कर रहा है तो हमें उससे इस विश्वासघात पर प्रश्न करने की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। आवेश में आकर विवेक खोना एक नायक को शोभा नहीं देता। मत भूलो कि तुम्हारी भांति ही मेरा युग भी दांव पर लगा है, अन्यथा शुक्राल को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रोक पाना युगम के वश का भी रोग नहीं था। और जहाँ तक भोकाल की पराजय का प्रश्न है, अति शीघ्र तुम लोगों को यह प्रमाणित हो जाएगा कि मैं ऐसी कामना क्यों कर रहा था। कालरण में आपका पुनः स्वागत है महानायकों। चयन निर्णायक द्वंद्व में विजय प्राप्त कर महाबली भोकाल और उनका दल सर्वनायक प्रतियोगिताओं में अपने इच्छित प्रतिभागी को प्रथम उतारने का अवसर जीत चुके हैं। परंतु आपके इस द्वंद्व का मुख्य उद्देश्य विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व महान था। सप्त सूर्य को उसकी परिधि में पूर्ण स्थापित करके आप दोनों महानायकों ने उस आकाश गंगा में बसी असंख्य जिंदगियों को मृत्यु रूपी अंधकार में विलीन होने से बचा लिया। इनका अभिवादन स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम महानायकों। हम मात्र अपने धर्म का पालन कर रहे थे और अभी हमारा परम धर्म अपने युगों की रक्षा करना है। 100% सत्य है महाबली, इसलिए बिना एक भी क्षण नष्ट किए मैं आप दोनों को आपके दल कक्ष में भेज रहा हूँ, जहाँ आपके सभी महानायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाबली भोकाल और उनका महानायक दल यह निर्धारित करेंगे कि वो अपने मध्य से किस महानायक को सर्वनायक प्रतियोगिता के प्रथम चरण में उतार रहे हैं। आप सबकी क्या राय है साथियों? सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। नहीं, मुझे पहले जाने दो। हम भी सर्वप्रथम जाने के इच्छुक हैं महाबली। तुम्हारी क्या राय है शुक्र शिष्य? सर्वप्रथम प्रचंडा को भेजो। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए भोकाल श्री। नागराज श्री से आपके मल्ल युद्ध के दौरान ही आपकी पराजय की कामना कर रहे थे। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या गर्त में जाओ, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे नीतिशास्त्र को जो तर्क संगत लगता है मैं वही करता हूँ। गर्त में कौन जाएगा इसका निर्णय हम अभी किए देते हैं। तुझसे तो पूर्व का हिसाब भी शेष है। ठहरो, सतयुग के महानायकों को हठी बालकों के समान झगड़ना शोभा नहीं देता। हम अपना संपूर्ण ध्यान और ऊर्जा प्रतियोगिताओं में विजय होने पर केंद्रित करनी चाहिए। वैसे भी प्रचंडा को सर्वप्रथम उतारने का निर्णय मुझे उचित प्रतीत हो रहा है। पंच महाभूतों की शक्ति के धारक का सामना करने योग्य शक्ति पश्चात काल के वीरों के पास नहीं है। क्या तुम सर्वप्रथम इस स्पर्धा में उतरने के इच्छुक हो प्रचंडा? सहर्ष से। क्या आप में से किसी को भी प्रचंडा के पराक्रम पर संदेह है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। पूर्व काल दल सम्मति से सर्वनायक प्रतियोगिताओं की प्रथम स्पर्धा हेतु प्रचंडा का चयन करता है। बहुत खूब, मैं प्रचंडा को कालरण में बुला रहा हूँ। कालरण में स्वागत है पंच महाभूत शक्ति धारक प्रचंडा। अब समय आ गया है कि आपका विरोधी दल आपका प्रतिद्वंदी का चयन करे। काल मूर्तियों ने सभी महानायकों की शक्तियाँ का जो प्रशिक्षण हमारे मस्तिष्क में किया था, उसके अनुसार स्वयं देवताओं ने प्रचंडा की रचना कर उसे पंच महाभूतों अर्थात धरती, अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष की शक्तियाँ प्रदान की है। देवताओं से मिली शक्तियों के सामने टिकना मुश्किल है। देवी शक्तियों का सामना कोई देव शक्ति ही कर सकती है। प्रचंडा का सामना देवी शक्ति ही कर सकती है। आप सबकी क्या राय है? मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, पर मैं सहमत नहीं हूँ।
देव शक्तियों के सामने एक देव शक्ति को उतारना हमारी भूल होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लड़के? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने के योग्य नहीं हूँ? मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है शक्ति। अपना मतलब अपने पास रखो। तुम्हारी वजह से नागराज हारा और अब तुम हमें प्रतियोगिताओं में भी पराजित होता देखना चाहते हो। ध्रुव भला ऐसा क्यों चाहेगा शक्ति? मैंने खुद देखा था ध्रुव को मानसिक संकेत भेजकर दंत के दौरान तुम्हारा ध्यान भटकाते हुए। मुझे ध्रुव पर उतना ही विश्वास है जितना कि खुद पर, और आप सबका गणनायक होने के नाते यह मेरा आप सबसे अनुरोध भी है और अपेक्षा भी है कि आप लोग भी इस विश्वास को कायम रखें। तुम्हारे अनुसार हमें प्रचंडा के अगेंस्ट किसे उतारना चाहिए? ध्रुव, वंडरमैन परमाणु को। दैवीय शक्तियों के सामने अगर कुछ टिकेगा तो वह विज्ञान की शक्ति। दैवीय शक्तियों के सामने मानव विज्ञान शक्तियाँ के टिकने की क्षमता उतनी ही है जितनी तूफान के सामने तिनके के टिकने की होती है। एक मिनट, मुझे तुम्हारा सवाल तुमसे ही दोहराना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर मुझे तुम्हें अपनी शक्ति का सैंपल दिखाना होगा, मिस बड़बोली। कोशिश करके देख लो पीले टिड्डे। स्कूली बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो तुम लोग। प्रचंडा के अगेंस्ट परमाणु ही जाएगा, यह मेरा फैसला है। क्या आप में से कोई मेरे फैसले को चुनौती देना चाहता है? मैं नागराज के फैसले से साथ हूँ। मैं भी। नागराज का फैसला मुझे भी मंजूर है। यदि नागराज और मेरे बाकी साथियों का यही निर्णय है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पश्चातकाल दल ने अपना निर्णय ले लिया है युगम। हम परमाणु को मैदान में उतार रहे हैं। अति उत्तम। वंडरमैन परमाणु के कालदंड में आने का समय हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया था, वो युगांधर कॉमिक्स, उसमें लिखा है कि वो आरंभ खंड था, लेकिन मैंने जहाँ देखा था वो सर्वनायक सीरीज़ की 11वीं कॉमिक्स है। पर फिर भी मैं उसको अपलोड कर दूंगा 11वीं कॉमिक्स के तौर पे, पर उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, या मैं एक और बार देख के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।